प्राइवेट स्कूल एक मॉल की तरह हो गया है। जितना ज़्यादा ब्रांडिंग उतना ज़्यादा फीस। इस चीज़ को रोकना चाहिए जितनी ज़रूरत हो, क्योंकि ज़्यादा इसको ब्रांडिंग भी करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा को व्यवसाय ना बनाए। मैं कोशिश करता हूँ, मैंने हमेशा कोशिश किया है। चाहे मेरे गार्जियन होंगे तो उनसे पूछिएगा, चाहे बुक का दाम हो, और जहाँ तक रहता है अगर एडमिशन की बात होती है मेरे पास आते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि एडमिशन आधा कर दूँ। पहले देखा जाए तो जाति के आधार पर भेदभाव होता था, अब देखा जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में गरीबी के आधार पर भेदभाव हो रहा है। जो गरीब बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं। जो गरीब बच्चे हैं, मतलब जिसके फादर का साया सर से उठ गया है, उन बच्चों को मैं गोद लेके पढ़ाता हूँ। अरवल में देखा जाए तो बहुत सारे स्कूल हैं इंग्लिश मीडियम। जी, आप जब खोले उससे पहले सैकड़ों स्कूल होंगे अरवल में, लेकिन आप ही के स्कूल में लोग बच्चा काहे पढ़ने के लिए आए? आपके विद्यालय में ऐसा क्या है? हम अपने विद्यालय में बाकी स्कूल से बढ़िया अनुशासन समझते हैं, जो हमको सिखाया गया है डिसिप्लिन फौज में। जैसे फौज में सिखाया हाँ, जो वो चीज़ बच्चों को मैं अपना ज़्यादा कोशिश करता हूँ। रहा बात तो बच्चे ही हैं, तो लड़ाई झगड़ा तो ऐसा तो हम होने नहीं देते हैं, लेकिन डिसिप्लिन हम कोशिश करते हैं कि बच्चों में जो सैनिक स्कूल वाला है वो मेंटेन करें। सैनिक नवोदय केंद्रीय विद्यालय, हाँ, वो जो डिसिप्लिन है वो स्कूल में अपना मेंटेन करके रखते हैं। हम लोग पढ़े लिखे होकर भी अगर जाति के पीछे जाएंगे तो ऑब्वियसली शिक्षा का स्तर क्या, आपको इनकम ऑफ सोर्स जो आगे एवरेज इनकम वो सब गिर जाएगा। बाकी स्टेट में मैं रहा हूँ, जैसे बहुत सारे स्टेट में, गोवा, मुंबई, बेंगलोर, लगभग सारे स्टेट गया हूँ। उतना कास्ट फैक्टर मायने नहीं रखता है जितना यहाँ पे बिहार में है। ये हमारा पिछड़ापन का सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग कास्ट में बढ़ जा रहे हैं। मुझे चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हर कास्ट भी जाति धर्म के लोग, हाँ, सबने मेरा हेल्प किया है। और फर्स्ट ईयर में मैं जब आया था तो लोगों का भरोसा ही था, गार्जियन का भरोसा ही था, तो उस भरोसा पे कायम हुआ जो सही साबित किया अपने आप को। तभी तो अगर गार्जियन मेरे पे भरोसा नहीं करते तो मैं इस लायक बनता ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन यादव है। आप देख रहे हैं अरवल की बात। आज अरवल की बात में हमारे साथ चर्चा करने के लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल अरवल के संस्थापक धर्मेंद्र सर हैं, जो पहले सरकारी नौकरी करते सेवानिवृत्त होकर अब स्कूल खोले हैं। सीधा इन्हीं से बातचीत होगा। सर, सबसे पहले आपका अरवल की बात पर चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। सर, कहाँ से आइडिया आया? पहले सरकारी नौकरी करते थे, उसके बाद रिटायर्ड हुए, रिटायर्ड होने के बाद कहाँ से ऐसा आइडिया कि चलो अब स्कूल खोलते हैं, बच्चों को शिक्षित करते हैं? एक्चुअली सबसे पहले मैं चाह रहा था कि एक जॉब मिल जाए 9 to 5 वाला, और अच्छे से बस गृहस्थी चले। लेकिन मैं मुंबई में जब पोस्टेड था तो मैंने देखा कि एक जगह स्कूल के बच्चे वहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहे थे और वो इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली आपस में बात कर रहे थे। तो हम अपने दोस्तों के साथ थे और भी बिहारी दोस्त हमारे साथ में थे। तो मैंने उनसे बोला, यार काश हमारे यहाँ अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा रहता, बिहार में भी, हमारा ज़िले में होता। तो पता नहीं दिमाग में मेरे उस समय से क्लिक किया, उस समय मेरे दिमाग में क्लिक किया कि नहीं अब थोड़ा सा स्कूल लाइन में जाना है। और जैसे मैं रिटायर्ड होके आया, रिटायर होने के बाद फिर इस स्कूल के बारे में बात चल रही थी कि DPS आने वाला है, तब मैं भी इसके साथ जुड़ गया और मुझे अच्छा लगा। देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल एक मॉल की तरह हो गया है। जितना ज़्यादा ब्रांडिंग उतना ज़्यादा फीस। इस मुद्दा अगर करेंगे तो बहुत लोग नाराज हो जाएंगे नितिन बाबू, लेकिन इस चीज़ को रोकना चाहिए जितनी ज़रूरत हो, क्योंकि ज़्यादा इसको ब्रांडिंग भी करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा को व्यवसाय ना बनाए। हाँ, जितना ज़रूरत है, देखा जाए तो हो गया है वैसा ही, जितना ज़रूरत है उतना ही करें, क्योंकि शिक्षा को बेच के आप पैसा बनाना तो उतना नहीं, मुझे नहीं लगता है। पैरेलल चलते रहना चाहिए कि आपका जो काम उतना हो जाए और गार्जियन पे भी लोड ना आए। मैं कोशिश करता हूँ, मैंने हमेशा कोशिश किया है। चाहे मेरे गार्जियन होंगे तो उनसे पूछिएगा, चाहे बुक का दाम हो, और जहाँ तक रहता है अगर एडमिशन की बात होती है मेरे पास आते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि एडमिशन आधा कर दूँ। मैं हमेशा कोशिश किया, क्योंकि मैं भी गार्जियन था, तो गार्जियन पे चीज़ लोड ना पड़े। और मुझे लगता है बाकी स्कूल को इस बारे में सोचनी चाहिए कि ठीक है, अगर मान लीजिए उस लेवल के आदमी हैं, थोड़ा सा गरीब तबके के लोग हैं, तो आप एडमिशन फ़ी में या इसमें उनको कमी कर दीजिए, है नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आप उन पे एकदम इतना, अगर मेरा चार्ज है तो उतना ही लूँगा, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा आर्थिक स्थिति देख के भी सब काम करना चाहिए। पहले देखा जाए तो जाति के आधार पर भेदभाव होता था, अब देखा जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में गरीबी के आधार पर भेदभाव हो रहा है। जो गरीब बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं। सरकारी स्कूल का आप जानते ही होंगे कैसा स्थिति है, कहीं भवन नहीं है तो कहीं टीचर नहीं है। देखिए, सरकार ने तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर लाए हैं, इस बार BPSC के थ्रू अच्छे अच्छे टीचर आए हैं, चाहे पहले भी टीचर हैं। हम लोग को अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। हम सरकार तो टीचर दे रही है, लेकिन जब तक व्यक्तिगत रूप में लोग नहीं बदलेंगे, सरकारी शिक्षा का अगर सोचेंगे कि सरकारी के जैसा नौकरी है वैसा पढ़ाएंगे तो दिक्कत होगी। वो टीचर वही हैं। हमारे यहाँ से मेरे यहाँ 5 BTech टीचर थे, 5 में से 3 को BPSC में हो गया। अब यही टीचर तो वहाँ गए हैं,
बस में रहे, यही टीचर वहाँ गए हैं, सरकारी में गए, सरकारी में गए। हमारे से 5 बीटेक थे, इंजीनियरिंग करके आए थे, उसमें से 3 का हो गया बीपीएससी में, यही टीचर वहाँ गए हैं। अब अगर जब यहाँ अच्छा पढ़ा सकते हैं तो वहाँ भी अच्छा पढ़ा सकते हैं। तो व्यक्तिगत रूप में हमको बदलने की आवश्यकता है। हाँ, और रहा बात गरीब बच्चों के लिए, तो सरकार लगातार आरटी के थ्रू 25%। आपके स्कूल में गरीब बच्चों के लिए क्या है? एक तो सरकार जो दे रही है आरटी के थ्रू हमारे यहाँ हो रहा है। उसके बाद भी जो गरीब बच्चे हैं, मतलब जिसके फादर का साया सर से उठ गया है, उन बच्चों को मैं गोद लेके पढ़ाता हूँ। अब कम से कम यहाँ 26 बच्चे हैं, और ये सब गरीबी के बेस पे है, कोई जाति के बेस पे नहीं। किस आधार पर पढ़ाते हैं? मतलब या तो आर्थिक से, टोटली आर्थिक से। पढ़ने में ठीक ठाक हो, गरीब घर से हो, वैसा कैसे चयन करते हैं लोगों को? देखा जाए तो गरीब तो बहुत लोग हैं। नहीं, वैसा मैं जैसे कि अभी हाल फिलहाल में कुछ हुआ था, एक सत्येंद्र पत्रकार हैं, उनके बहनोई को दिल्ली में मार दिया गया था। कि चट्टान सिंह हैं, आमरा में भी हैं, अनिल तिवारी, ये सब जो गरीबी स्तर में देख रहा हूँ, जो बेचारे बच्चे पढ़ने में ठीक हैं और कुछ गरीब हैं, मैं उनको भी गोद लेकर पढ़ा रहा हूँ। लोग कहेंगे कि वैसे गरीब लोग पढ़ाते होंगे कि जो उनके जान पहचान का हो। हाँ, तो जान पहचान का तो अपने कास्ट में हो सकता है। एकदम गरीब तबके के लोग हैं, एकदम गरीब तबके का, आप जाइएगा उनके यहाँ जाइएगा आप, धनंजय पासवान जी के यहाँ अभी भी घर मिट्टी का ही बना हुआ है और बहुत गरीब हैं। आप चले जाए अनिल तिवारी जी के यहाँ, वो सब बेहद ही गरीब घर के हैं। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो मान लीजिए पढ़ना चाहते हैं बच्चे, उनके फादर का साया उठ गया और घर पे कुछ इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, उन लोगों को भी मैंने गोद लिया हुआ है। हाँ, देखा जाए तो बिहार में लगातार शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। अपना अरवल जिला शिक्षा में देखा जाए साक्षरता दर में 9वें स्थान पर है। इसको कैसे टॉप 3 में या टॉप 5 में आपका ले जाने के लिए क्या योगदान रहेगा? कैसे लेके जाइएगा? कैसे शिक्षा को बेहतर कीजिएगा आप? देखिए, अगर एक शिक्षक सिर्फ चाहे कि हम बेहतर कर सकें तो ऐसा नहीं हो सकता। गार्जियन को भी चाहिए कि मैं भी कुछ अपना योगदान दूं। मान लीजिए मैं तो 6 घंटा पढ़ा रहा हूं, घर पे जाने के बाद 18 घंटा तो बच्चा आपके पास है। उस 18 घंटा में गार्जियन का भी फर्ज बनता है कि मैं देखूं कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है। एक शिक्षक सिर्फ बदल नहीं सकता है, उसके लिए गार्जियन के भी एक्टिव होना पड़ेगा। हाँ, पूरा समाज के हर लोग को होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जैसे कि हर लोग पढ़ लिख के भी सिर्फ जाति के पीछे भाग रहे हैं। जब हम लोग पढ़े लिखे होकर भी अगर जाति के पीछे जाएंगे तो ऑब्वियसली शिक्षा का स्तर क्या, आपको इनकम ऑफ सोर्स जो आगे एवरेज इनकम वो सब गिर जाएगा। बाकी स्टेट में मैं रहा हूँ, जैसे बहुत सारे स्टेट में, गोवा, मुंबई, बेंगलोर, लगभग सारे स्टेट गया हूँ, उतना कास्ट फैक्टर मायने नहीं रखता है जितना यहाँ पे बिहार में है। ये हमारा पिछड़ापन का सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग कास्ट में बढ़ जा रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा, जब से मैं यहाँ डीपीएस में ज्वाइन किया, मुझे तो हर लोगों ने, मैं सोचता हूँ कि हर लोगों ने मुझे हेल्प किया। कोरोना काल आ गया जिसमें हमारे 5-6 कुशवाहा कास्ट के भी ड्राइवर थे जो 5-6 महीने बिना वेतन के बेचारे काम किए। स्टार्टिंग में आए तो विक्रम भाई हैं हमारे, वो भी फाइनेंशियली हमको हेल्प किए। तो मुझे तो हर लोगों ने हेल्प किया, मुझे चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हर कास्ट, जाति धर्म के लोग, हाँ, सबने मेरा हेल्प किया है। और फर्स्ट ईयर में मैं जब आया था तो लोगों का भरोसा ही था, गार्जियन का भरोसा ही था, तो उस भरोसा पे कायम हुआ जो सही साबित किया अपने आप को। तभी तो, अगर गार्जियन मेरे पे भरोसा नहीं करते तो मैं इस लायक बनता ही नहीं। तो मुझे तो सबका प्यार मिला है। आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? अभी लगभग 1800 से ज्यादा बच्चे हो गए। 1800 बच्चे, 1800 लोगों परिवार, पिताजी, उनका प्रेशर कैसे आप हैंडल करते हैं? सबका अलग अलग। हाँ, ये बात है। हाँ। सबका सोच अलग अलग है। बहुत सारे गार्जियन हैं, जैसे आज से 10 दिन पहले की बात है, एक फैन चल रहा था, गर्मी ज़्यादा थी तो टेबल फैन भी लगा दिया मैंने, उसमें एक बच्ची ने, क्लास 6 के बच्चे ने हाथ डाल दिया। तो गार्जियन आके चिल्लाने लगे यहाँ कि क्या मैनेजमेंट है। तो मैंने बताया, उनको समझाया कि ये चीज़ घर पे भी आपके हो सकता है। अगर बच्चा जानबूझ के पंखे में उंगली डालेगा तो हम, ऐसा तो नहीं है ना कि 1800 बच्चे हैं तो 1800 टीचर एक बच्चे के पीछे नहीं हो सकते हैं, है कि नहीं? तो फिर गार्जियन समझे, तो हर तरह के गार्जियन भी आएंगे, बहुत समझदार लोग भी रहते हैं। बात हैंडल कैसे आप करते हैं? हैंडल करने देखिए, हैंडल करने के लिए तो आपको एक तो है कि आप संयम रखिए, धैर्य रखिए, वो बोले पहले सुन लीजिए, उनको मन में भड़ास से निकालने दीजिए, उसके बाद अपनी बातों को रखिए। बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव बातें चलती रहती है, जैसे आप चैनल पे डालिएगा इस चीज जाएगा तो बहुत सारे बातें भी आएंगी, सकारात्मक, नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है। तो हर बातों को लेके नहीं चलना है ना। तो अरवल में देखा जाए तो बहुत सारे स्कूल हैं इंग्लिश मीडियम जी। आप जब खोले उससे पहले सैकड़ों स्कूल होंगे अरवल में। हाँ। लेकिन आप ही के स्कूल में लोग बच्चा का है पढ़ने के लिए आए, आपके विद्यालय में ऐसा क्या है?
हम अपने विद्यालय में बाकी स्कूल से बढ़िया अनुशासन समझते हैं, जो हमको सिखाया गया है डिसिप्लिन फौज में। जैसे फौज में सिखाया हाँ, जो वो चीज़ बच्चों को मैं अपना ज़्यादा कोशिश करता हूँ। रहा बात तो बच्चे ही हैं, तो लड़ाई झगड़ा तो ऐसा तो हम होने नहीं देते हैं, लेकिन डिसिप्लिन हम कोशिश करते हैं कि बच्चों में जो सैनिक स्कूल वाला है वो मेंटेन करें। सैनिक नवोदय केंद्रीय विद्यालय, हाँ, वो जो डिसिप्लिन है वो स्कूल में अपना मेंटेन करके रखते हैं। हम लोग जब इस विद्यालय में आए तो देखें कि पूरा व्यवस्थित तरीके से था। जैसे नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय हो चाहे नेतरहाट हो, उस विद्यालय के तर्ज पर यहाँ फैसिलिटी था बच्चों का। ये कैसे दिमाग में आया आपको? नहीं, मैं तो बताया, क्योंकि जब हम लोग भी 17-18 में ऐसा कहीं भी नहीं है, किसी भी विद्यालय में नहीं है ऐसा। 17-18 साल में जब हम लोग भी डिफेंस ज्वाइन किए तो हम लोग, हमारे तो खून में ही जो है अनुशासन आ गया है। तो वो चीज़ उसी जो हम लोगों ने वहाँ देखा, सो चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के लिए देखिए, सबसे पहले हम अपना जिला था स्पोर्ट्स के मामले में बहुत ही पीछे था। मैं जैसे स्कूल में आया, हमारी सबसे पहली बच्ची जो थी लक्ष्मी प्रिया, जो इंटरनेशनल लेवल पर खेल के आई, और लगातार बास्केटबॉल की टीम कभी नहीं जाती थी, जिस पर बास्केटबॉल की टीम गई खेलने के लिए, चाहे कबड्डी हो, कल भी टग ऑफ वार का टीम गया है। पढ़ाई के साथ पढ़ाई, हाँ, ध्यान रखा जाता है। जी, पैरेलली आप पढ़ाई और गेम साथ में, क्योंकि आजकल गेम भी बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं सरकार ने भी ऐसा कहा है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। तो बेसिकली हम लोग पढ़ाई करने का मतलब यही होता है हमारा, शिक्षा लेने का, कि हमारी गृहस्थी चले और संस्कार मिले, है कि नहीं। तो पढ़ाई से संस्कार मिल रहा है और गेम से अगर आप आगे आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। अपना जिला का नाम रोशन किए, छोटी सी जो जिला से एक जाके इंटरनेशनल लेवल पे खेल के आई बच्ची लक्ष्मी प्रिया, इससे बड़ी बात हमारे राज्य के लिए और क्या हो सकता है। आपके विद्यालय में जो शिक्षक हैं, इनका क्वालिफिकेशन क्या है? किस आधार पर शिक्षकों का चयन करते हैं? शिक्षक का चयन सर, हम लोग जैसे एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, एडवर्टाइजमेंट से कुछ जो है अपना संस्था भी भेजता है। क्वालिफिकेशन जैसे बीएड है, और आपका जो जूनियर क्लासेस में है वो आपका टीचर जो है इसे डीएलएड वगैरह किए हुए हैं। तो ट्रेन टीचर चाहिए यहाँ पे, ट्रेनिंग, बिना ट्रेन टीचर नहीं काम चलता है। ट्रेनिंग देते हैं या नहीं? ट्रेनिंग तो लिया रहता है, बाकी तो इनका यहाँ पे वीकली ट्रेनिंग चलता ही है, वीकली टीचर का ट्रेनिंग चलता है। ऑलरेडी वो ट्रेन भी रहते हैं, बीएड किए हुए रहते हैं, और जैसे फिजिकल टीचर हैं तो बीपीएड किए हुए हैं। दोनों तो बिना ट्रेनिंग के नहीं होता है, ट्रेनिंग के लेके ही करते हैं। अच्छा, एक और बात है कि सफल विद्यार्थी किसे मानते हैं, सफलता किसे मानते हैं आप? यस, मेरी नज़र में सफलता सर आर्थिक स्थिति से श्रेष्ठ होना या अपना सफल कैरियर बनाना नहीं होता है। मेरे हिसाब से सफलता हो जिसमें संतुष्टि मिले, क्योंकि मैं ऐसे घटनाएं घटी हैं कि देखिए आईएएस जो एग्ज़ाम होता है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड होता है। अगर आईएएस बनने के बाद भी अगर मुझे सुसाइड करना पड़े, ट्रेन के नीचे आना पड़े, तो फिर शिक्षक भी ऐसे करते हैं। नहीं, मान लीजिए हमने देखा कि आईएएस किए हुए अगर अपना सुसाइड कर रहे हैं तो मैं उसे सफल नहीं मानूंगा सर। सफल वो है जिसमें आत्मसंतुष्टि है, आप जो काम करके आत्मसंतुष्टि आपको मिल रही है। मुझे मिल रही है कि मैंने गरीब बच्चों को गोद लेकर पढ़ाता हूँ तो मुझे संतुष्टि मिलती है। जब भी खाली टाइम मिलता था पहले, अभी तो बहुत दिनचर्या बहुत बिजी हो गया है, मैं गाँव में भी जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था, और अभी भी आज भी मौका मिलेगा तो मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। अच्छा, एक और बात है कि देखिए बच्चे आते हैं, स्कूल में आते हैं, स्कूल के बाद छुट्टी होने के बाद कोचिंग जाते हैं। कुछ आखिर स्कूल के बाद कोचिंग की क्यों जरूरत पड़ता है बच्चों को? मैं यही तो बता रहा हूँ, कोचिंग की आवश्यकता ही नहीं है बच्चों को। अगर ध्यान से यहाँ पढ़ें तो कोचिंग की कहीं आवश्यकता नहीं है। बस गार्जियन को भी दिमाग में आ गया है कि नहीं कोचिंग जाएगा, वो बंधा रहेगा, घर पे रहेगा तो बदमाशी करेगा, रिवीजन नहीं करेगा, रिवीजन, हाँ, इसलिए उसको कोचिंग करवा दिया गया है। लेकिन अगर स्कूल में इतनी बढ़िया से पढ़ाई होती है, कोचिंग करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक हमारे से पहले जो बच्चा टॉपर था, गुलशन कुमार, जो हमारे स्कूल का था, जिला में जो टॉपर किया, वो बच्चा कहीं कोचिंग वोचिंग नहीं किया, अपने आप सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई किया है। तो एक गार्जियन भी सोचते हैं कि नहीं कोचिंग में डलवा दें तो 2-3 घंटा बिजी रहेगा, अपने घरों बदमाशी नहीं करेगा, ये चीज़ है। एक और बात है, आपको देख रहे हैं लगातार राजनीतिक मंच शेयर कर रहे हैं, भाषणबाजी करते हैं मंच पर, राजनीतिक मंच पर, कहीं आप राजनीति में तो नहीं आने वाले हैं? नहीं नितिन बाबू, एकदम मेरा दिमाग में ऐसा है नहीं। लोगों का सोचना है ऐसा कि राजनीति में राजनीति में आने वाले हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो पहले ही बोला कि नहीं, मुझे अच्छा लगता है समाज सेवा करना। इससे पहले मैं मुंबई में भी था, तो एक अनाथालय से जुड़ा हुआ था, तो वहाँ बच्चों के साथ मुझे अच्छा लगता था जाके, सैटरडे संडे में एक दिन जाते थे। तो मुझे समाज सेवा करना अच्छा लगता है। जिंदगी 2 दिन की है, इसी में सबको लेके चलना है, बस में रहें। इसलिए मैं गरीब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। उसमें राजनीति क्या करेंगे? राजनीति करना होता सिर्फ अरवल के बच्चों को पढ़ाते, मैं इधर उधर क्यों लेके पढ़ाते? ऐसा दिमाग में नहीं है मेरा, ये सब सोचा भी नहीं है। सब पिछले 6 साल में आप कितने गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएं? हाँ, पिछले 6 साल में लगभग में 26 बच्चे हमारे पास टोटल हैं। पिछले 6 साल में 26 बच्चे हैं। 26 एक साल में एवरेज? एक साल में हाँ, 4 से 5 हम लोग नहीं लेते हैं जो गरीब बच्चे रहते हैं।
और आरटी के थ्रू तो बच्चे सरकार भेजती है, उसके बाद मैं बच्चों गरीब बच्चों को लेकर पढ़ा रहा हूँ। और खेल के लिए क्या क्या सुविधा है आपके विद्यालय में? देखिए सर, स्पोर्ट्स में आपके विद्यालय से हाँ, बच्चे जा रहे स्पोर्ट्स हैं। के लिए मैंने अपना इंडोर स्टेडियम बनवा लिया है बैडमिंटन के लिए। उसके बाद कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, और अभी बहुत जल्दी हम पीछे हॉकी भी शुरू करने, पीछे जमीन ले लिए हैं, हॉकी शुरू करने वाले हैं। और स्विमिंग पूल का भी काम शुरू हो गया है। तो तैराकी भी हम देने, लगभग सारा स्पोर्ट्स हम दे ही देंगे यहाँ पे। कितने क्लास के बच्चों तक पढ़ाते हैं? नर्सरी से 12th तक है? कितने तक है यहाँ? अभी नर्सरी से 10th तक का बच्चों 10th तक जी। मतलब उच्च शिक्षा के लिए दूसरे विद्यालय में जाना पड़ेगा? लेकिन हमारा इस बार हो जाएगा तो 12th तक सारा हम लोग यहीं पे दे पाएंगे। कब तक? अगले 2 महीने में हो जाएगा। ये थे मेरे साथ धर्मेंद्र सर, जो डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल अरवल का संस्थापक थे। आपको बातचीत कैसा लगा? इनका जो साफ साफ विजन है जो इनका दिल्ली पब्लिक स्कूल का, जिसे सरकार का, भारत सरकार के जो विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे ये सैनिक हो, नेतरहाट हो, इन सभी विद्यालयों के तर्ज पर इनका जो विजन है कि मतलब वैसा डीपीएस स्कूल को अरवल में बेहतर करना है। बाकी आपको बातचीत कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरा नाम नितिन यादव है, आप देख रहे हैं अरवल के बाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।